मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन आप सभी का स्वागत करता हूं वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बेटा पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। इसमें दो चीज़ें आ रही है, दो शब्द हैं, प्रकाश और संश्लेषण। क्या है प्रकाश? मतलब प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज़ का संश्लेषण करने में। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना, उसको कहते हैं संश्लेषण। किसी चीज़ का बनाना या निर्माण करने की अभिक्रिया को हम संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश का मतलब आप जानते हैं, प्रकाश एक तरीके से उजाला जो सूरज की रोशनी में होता है। प्रकाश यहाँ पे ऊर्जा की भांति कार्य करेगा, ऊर्जा मिलेगी तो कुछ संश्लेषित होगा। तो हम देखेंगे प्रकाश ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें सूरज से प्रकाश मिलेगा। हमारी पृथ्वी पे एकमात्र सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत निरंतर अनादिकाल से चला आ रहा है, वह है प्रकाश, जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होने वाला जो प्रकाश है बेटा, यह हमें निरंतर हमारी पृथ्वी को ऊर्जा देता है। अगर सूर्य नहीं है तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो जल और वायु नहीं होगी, जल और वायु नहीं होगी तो जीवन असंभव है पृथ्वी पे। तो प्रकाश जो है एकमात्र सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है हमारी पृथ्वी पे, हमारी पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए। प्रकाश संश्लेषण का मतलब समझ गए बेटा? प्रकाश का मतलब ऊर्जा का स्रोत और संश्लेषण का मतलब निर्माण करना। अब हम देखते हैं प्रकाश ऊर्जा को कैसे पौधे जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ बनाएंगे जो कि भोज्य पदार्थ की भांति उनके पादपों के शरीर में ये संचयित होंगे। पादप इनको स्टोर के रूप में अपने शरीर में रखेंगे, जड़, पत्ती, तने और फल में। ठीक है, क्या बनेगा और कैसे बनेगा, यही हम ये इस पूरे चैप्टर में जानेंगे आज। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीजें बहुत जरूरी हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीजें बहुत जरूरी है। प्रकाश नाम आ रहा है पहले तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी, जो कहां से मिलेगा बेटा? वो सूरज से मिलेगा। दूसरा हमें आवश्यकता है, दो प्रकार की गैसें हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 ये क्या है? दो प्रकार की गैसें हैं। तो इन दो गैसों का और भूमि में प्राप्त जल को अवशोषित करेंगे, जल को लेंगे पौधे। तो ये चार चीजें हमें प्रकाश संश्लेषण में किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए आवश्यक है। पौधे जो भी भोज्य पदार्थ बनाएंगी, जिसका भी संश्लेषण करेंगी, ये चार चीजें आवश्यक रहेंगी। अगर पूछ लिया जाए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक चीजें क्या है या आवश्यक पदार्थ क्या है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ठीक है बेटा, याद रहेगा। ये बहुत ही सुंदर डायग्राम आपको दिख रहा है, किस तरीके से पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। एक चीज और यहां पे मैं क्लियर कर दूं आपको, पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा क्यों? आज इसे क्लियर कर देता हूं कि पौधे जब दिन में प्रकाश संश्लेषण होगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश मिलकर के ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 बनेगा ग्लूकोज, और निकलेगा क्या? ऑक्सीजन निकलेगा, पानी निकलेगा, ATP बनेगा। तो पौधे जो है बाहर निकाल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या बाहर निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। दिन में ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, और श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें क्या निकलता है बेटा? ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ATP निकलेगा। अब कार्बन श्वसन पौधे कब करते हैं? पौधे श्वसन कब करते हैं? पौधे श्वसन हमेशा करते हैं, सुबह, शाम, दिन, रात, हमेशा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे केवल दिन में करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन पौधों का जो श्वसन की क्रिया होगी वो हमेशा होगी। मतलब दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे निकाल रहे होंगे, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां इस्तेमाल हो जाएगी? बाहर नहीं निकालेंगे पौधे। जब तक प्रकाश है तब तक जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे हैं बाहर ना निकाल के वो अपने अंदर ही इस्तेमाल कर लेंगे। इनको और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेंगे, ये वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेंगे। वातावरण से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और जो श्वसन में बन रही थी कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ले ली। तो बाहर दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन रात्रि में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रही। प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग
नहीं कर रहे। अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग रात में नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि श्वसन की क्रिया तो 24 घंटे निरंतर चल रही है। पेड़ पौधे हम जो है श्वसन कब करते हैं? हम हमेशा करते हैं। तो जो श्वसन में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब पौधे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्रकाश नहीं है। अब प्रकाश नहीं है तो श्वसन ये कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग नहीं हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी रात्रि में। याद रहेगा, दिन में पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। दिन में पौधे जो है ऑक्सीजन क्यों निकालते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है और श्वसन जो है हमेशा चलता है, लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसलिए वह वहां पर उपयोग हो जाती है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालते हैं। और रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो बाहर निकाल देंगे। याद रहेगा बेटा, आगे बढ़े। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बताया गया है कि अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि CO2, H2O, प्रकाश, इन सब से मिलकर के वह प्रक्रिया जिसमें पौधों के प्रत्येक हरे भाग से, जिसमें पौधे के प्रत्येक हरे भाग से प्रकाश को अवशोषित करके पौधे का जो भी हरा भाग है, मतलब हरा भाग है वहां पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रत्येक भाग से जो हरा भाग है वो अवशोषित करेगा प्रकाश ऊर्जा को और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का प्रयोग करके प्रत्येक हरे भाग से प्रकाश अवशोषित होगा। क्यों होगा? प्रत्येक हरे भाग में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। आगे क्लोरोप्लास्ट को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और CO2 और H2O का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बनिक पदार्थ। वह कार्बनिक पदार्थ क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ठीक है, का निर्माण होता है और इस क्रिया को ही हम, और यह क्रिया जो है एंजाइम की उपस्थिति में चलती है। हमारे शरीर में जो भी श्वसन हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, सब में एंजाइम प्रयुक्त होते हैं, सब में एंजाइम उपयोग होते हैं। तो एंजाइम तो हर जगह लगने ही लगने हैं, चाहे किसी चीज का निर्माण हो या किसी चीज को तोड़ना हो। जैसे कि श्वसन के अंदर ग्लूकोज को तोड़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज को बनाते हैं। दोनों ही ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां पे एंजाइम का प्रयोग होगा। हमारी कोशिका में जो भी क्रियाएं चल रही है, पाचन, श्वसन, जो भी उत्सर्जन, सब में एंजाइम कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है बेटा, एंजाइम हमारे कार्य करेंगे। तो एंजाइम के सहारे ये क्रिया सहायता करते हैं एंजाइम। प्रत्येक हरे भाग का से प्रकाश का अवशोषण होगा, CO2 और H2O का मिलेंगे और उसके बाद कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। अकार्बनिक पदार्थों से और प्रकाश ले लिया जाए, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बन का निर्माण होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये फोटोसिंथेसिस है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण है, और यहाँ पे रेस्पायरेशन है, मतलब कि यहाँ पे श्वसन है। दोनों क्रियाएं आपस में अदला बदली हो सकती है। ये इस तरफ जा सकती है, अगर ये क्रिया इस तरफ से इस तरफ जाए, ये क्रिया यहां से ऐसे चलने लग जाए तो क्या हो जाएगा? ये ग्लूकोज है, शुगर का फॉर्मूला ग्लूकोज का, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज को तोड़ा जा सकता है। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? CO2 और H2O बनता है और ATP निकलता है। अगर ये क्रिया ऐसे पश्च चलने लग जाए ये क्रिया, तो इसको श्वसन बोलेंगे। और यही क्रिया आगे की तरफ चलने लग जाए ऐसे प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन यहां पे कोई प्रकाश की जरूरत नहीं थी, ये क्रिया आगे की तरफ चलने लग जाए लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। इसमें कार्बन के अणु हैं, जल के अणु हैं, प्रकाश है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्रकाश को क्लोरोफिल ने अवशोषित किया, पौधे ने भूमि से जल लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली और क्या बना दिया? हमारे लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण कर दिया। और वातावरण में क्या छोड़ दिया? ऑक्सीजन, कि जंतु ऑक्सीजन ले सके। ठीक है, याद रहेगी ये प्रक्रिया, ये याद रहेगी। ये अगर पश्च चलेगी तो श्वसन और आगे की तरफ चलेगी प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो प्रकाश संश्लेषण। नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखवाए हैं। इस अभिक्रिया में विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में, एंजाइम शब्द फिर आ गया, विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। हमने रसायन विज्ञान में पढ़ा था कि अपचयन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन। और ऑक्सीकरण कहते हैं किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना
या फिर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। तो इसमें क्या है, अपचयन होता है। एंजाइमों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, सही बात है। CO2 प्लस H2O मिलके क्या बन रहा है, C6H12O6 बना रहे हैं। तो अपचयन हो रहा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल गया, मतलब कार्बन का अपचयन हो रहा है। वही लिखा है, एंजाइमों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और कार्बन का अपचयन हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। अब कार्बनिक पदार्थों का क्या है, इन दोनों का, ये दोनों जुड़े, CO2 और जल जुड़े तो इन्होंने C6H12 बनाया, और यह सूत्र ग्लूकोज का है, तो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो गया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है। प्रकाश की जो ऊर्जा आ रही है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, और कुछ एंजाइम कार्य करेंगे इस परिवर्तन में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में। और ये सारे एंजाइम कहाँ रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट में रहेंगे, हरित लवक में रहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला, यहां पे यह आपको दिख रहा है बढ़िया सा डायग्राम, कि प्रकाश ऊर्जा पत्ती पे पड़ रहा है, मतलब हरा भाग है। और हरा भाग पौधे का हरा क्यों है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है, हरित लवक है, ऑक्सीजन बाहर निकली और कार्बोहाइड्रेट बना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब यहां पे शुगर या ग्लूकोज बनेगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अपचयन और अपचयन का मतलब बता दिया, ऑक्सीकरण का मतलब बता दिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जरूरी क्यों है, इसका क्या महत्व है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्या है। इस अभिक्रिया में अकार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक पदार्थों जैसे कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधे के अंदर भोजन का निर्माण, क्वेश्चन पूछ लिया गया, पौधे के अंदर भोजन का निर्माण किस रूप में होता है, तो क्या आंसर जाएगा, ग्लूकोज के रूप में। लेकिन पौधे के अंदर भोजन किस रूप में संचय होता है, तो किस रूप में संचय होता है बेटा, सुक्रोज के रूप में। किस रूप में, सुक्रोज के रूप में संचय होता है। पौधे स्टार्च के रूप में, सॉरी सुक्रोज बोल दिया, स्टार्च के रूप में। पौधे में जो भोजन का निर्माण किस रूप में होता है, अगर क्वेश्चन आ गया पौधे में भोजन का निर्माण किस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है, पौधे में भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है। और पौधे में भोजन संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है बेटा, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, याद रहेगा। इस अभिक्रिया की सहायता से स्वपोषी जीव अपना भोजन निर्माण करते हैं। अब स्वपोषी जीव आप पूछेंगे कि सर ये क्या है, कुछ ऐसे जीव होते हैं इस धरती पे, कुछ ही ऐसे जीव जंतु हैं, और पादप लगभग सभी सारे ही पादप हैं जो कि अपना भोजन निर्माण करते हैं। कुछ ही जीव जंतु ऐसे हैं जो अपना भोजन निर्माण प्रकाश से कर सकते हैं, बाकी सब दूसरों पे निर्भर हैं भोजन के लिए। हम मनुष्य या जानवर जो भेड़, बकरी, शेर, चीता, ये सब जो है हम पेड़ पौधों और दूसरे जंतुओं पे निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। लेकिन पेड़ के पास और कुछ ऐसे जंतु जैसे जीवाणु के अंदर हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, और क्लैडोफोरा है, सॉरी क्लोरेला है, क्लोरेला, इस टाइप के कुछ एल्गी है। क्लोरेला क्या है, एल्गी है। तो कुछ इस तरीके के जीवाणु हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके अलावा कोई नहीं। समस्त पौधे, साइनोबैक्टीरिया, युगलिना प्रोटिस्टा के अंदर आता है, युगलिना जो है प्रोटिस्टा के अंदर है, वो भी प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सकता है। और उसके बाद एल्गी, क्लोरेला, और बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया, जिनको नीलहरित शैवाल बोलते हैं। तो ये इतने लोग हैं जो अपना, और समस्त पादप है, ये इतने लोग हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको स्वपोषी बोलते हैं कि अपना पोषण यह स्वयं कर लेंगे, इनको किसी की जरूरत नहीं है। धूप में खड़े हो गए, इन्होंने धूप सेकी, धूप को एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया और भोजन का निर्माण कर दिया। ठीक है बेटा, यही चंद कुछ लोग हैं जो अपना भोजन बना सकते हैं। बाकी तो हम सब लोग, हम आप, शेर, चीता, भेड़, बकरी, ये सब दूसरे जीव जंतु और पादपों पे निर्भर करेगा भोजन या पोषण के लिए। ठीक है,
तो स्वपोषी जीव अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो स्वपोषी मैंने बता दिया, जो कि अपना भोजन का निर्माण खुद कर सके। ठीक, जैसे समस्त पादप, प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना, उसके बाद जीवाणु के अंदर साइनोबैक्टीरिया, एल्गी के अंदर क्लोरेला, एक एक उदाहरण याद रखिए। ठीक है, भोजन का निर्माण करेंगे। इस अभिक्रिया द्वारा पौधे वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जैसा हमने देखा था, ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं। CO2 H2O बन रहा है, H2O से मिलके, तो यहां पे ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन मुक्त कर रहे थे ना। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के उपयोगी पदार्थ, जैसे पौधों के अंदर जो भी उपयोगी पदार्थ बन रहे हैं, लकड़ी है, तेल है, गोंद है, पौधों से प्राप्त रेशे हैं, ये सारी चीजें क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ये सारे पदार्थ बनेंगे। तेल, गोंद, रेशे, रेजिन, रबर, ये सारे पदार्थ जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनेंगे। पौधे के अंदर जो भी चीज बन रही है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बन रही है। पौधे में जो भी चीज बन रही है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बन रही है। ठीक है बेटा, अब जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित खोज करता हुआ इतिहास। अब प्रकाश संश्लेषण से संबंधित खोज करता हुआ इतिहास में देखेंगे, ये आपको चित्र दिख रहा है, ये अरस्तु जी का चित्र है। किसका है ये? अरस्तु जी का चित्र है। कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने शुरू में किसी भी चीज को खोज करते हैं तो उसके बारे में हमें बहुत सारी मिथ्या बातें पता होती है, कुछ अर्ध सत्य बातें पता होती हैं, उन्हीं के आधार पे खोज होती है और धीरे धीरे हम सत्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके जो वास्तविक जो कारक है उनके लिए उनको खोज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा। तो इतिहासकार जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो पुराने वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि पौधे इस तरीके से अपना भोजन निर्माण करते हैं। उसके बारे में आइए जानते हैं। अरस्तु जो थे, इनको अरस्तु बहुत ही फेमस वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने बताया, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया बेटा जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। पादप विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। किसको? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को कहा जाता है पादप विज्ञान का पिता। ठीक, अरस्तु ने बताया कि पौधे अपना पोषण जड़ों द्वारा भूमि से लेते हैं या भूमि से अवशोषित करते हैं। सही बात थी, जड़ों द्वारा करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जड़ों द्वारा तो केवल जल लिया जाता है, कुछ पोषक तत्व लिए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे आयन लिए जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, प्रकाश के बारे में ये कुछ नहीं बता पाए थे। लेकिन इन्होंने काफी हद तक बात सही बोली। फिर स्टीफन हेल्स आए। स्टीफन हेल्स ने बताया कि पत्तियां वातावरण की वायु का उपयोग करके, वातावरण की वायु का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब स्टीफन हेल्स ने क्या बताया कि जो पत्तियां हैं, पत्तियां वातावरण की वायु का प्रयोग करती है। इनको भी नहीं पता था कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, क्योंकि जब तक खोज नहीं हुई थी ऑक्सीजन की। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारी जो पत्तियां हैं, जो पौधे में पत्तियां हैं, वो वातावरण से वायु लेंगी। वायु लेंगी का मतलब इनका ये था कि ऑक्सीजन लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था क्योंकि इनके खोज नहीं हो पाई थी इनके उस टाइम तक। तो इन्होंने बोला कि ऑक्सीजन, ये वायु लेंगी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करेंगी। ठीक है, स्टीफन हेल्स को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये आपको दिख रहा है, स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। पादप कार्यकी का किसका जनक कहा जाता है बेटा? इंपॉर्टेंट है ये। स्टीफन हेल्स को क्या कहा जाता है? पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या बताया? पौधे जो है जड़ के माध्यम से, भूमि से जल और पोषण ले रहे हैं। ठीक बात थी, लेकिन इन्होंने बाकी चीजें नहीं बताई, प्रकाश संश्लेषण में जो चीजें उपयोग होती हैं। स्टीफन हेल्स ने बोल दिया कि जो पत्तियां हैं वो वातावरण से गैसें लेती हैं। इनको नहीं पता था कि गैस क्या है, मतलब कौन सी गैस लेती हैं, और भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इनको पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। किसको? स्टीफन हेल्स को। प्रिस्टले भाई साहब आए, प्रिस्टले ने ही पहली बार ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसीय पदार्थ का आदान प्रदान होता है।
गैसीय पदार्थ का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे ये बता पाए थे कि गैस वो कौन सी है जो कि आदान प्रदान हो रही है। प्रिस्टले ने ही पहली बार बताया कि गैसीय पदार्थों के आदान प्रदान के बारे में ही प्रिस्टले ने पहली बार बता पाया कि कौन से गैसीय पदार्थ, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज कर दी थी जब तक, तो इन्होंने बता पाया था कि ऑक्सीजन को पौधे बाहर निकाल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट ही पढ़ रहे हैं अभी बेटा, थियोडर डी सॉसर, इन्होंने बताया पौधे में गैसों का आदान प्रदान दो प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान दो प्रक्रिया द्वारा होता है। ये किसने बताया? थियोडर डी सॉसर ने। इन्होंने क्या बताया कि पौधे के अंदर दो अभिक्रियाएं चलती हैं, प्रकाश पर निर्भर और प्रकाश पर जो निर्भर नहीं है, मतलब अंधकार अभिक्रिया और प्रकाश अभिक्रिया। जो प्रकाश अभिक्रिया है ये प्रकाश से ही समझ में आ रहा है कि प्रकाश पर निर्भर है, ये प्रकाश पर निर्भर है मतलब प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, और अंधकार अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में हो रही है। ये दोनों अभिक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण में कहाँ चलती हैं? ये दोनों अभिक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण में ये फोन ले जाइए, ये फोन ले जाइए, ये 2 बार बज चुका है लेक्चर के बीच में। देवेंद्र सर का है। हाँ 2 बार फोन आ चुका है यार। प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया, ये मैं बताऊंगा ये कहाँ चलती है, क्लोरोप्लास्ट में के किन भागों में ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसमें इन दो अभिक्रियाओं के बारे में थियोडर डी सॉसर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। आगे बढ़ते हैं, अभी साइंटिस्ट ही पढ़ रहे हैं बेटा। एक थे इंजन हॉज ने क्या किया? प्रिस्टले के कार्य को आगे बढ़ाया। प्रिस्टले का कार्य क्या था? अगर याद है तो प्रिस्टले का कार्य क्या था? उन्होंने बोला गैसों का आदान प्रदान होता है और ऑक्सीजन की खोज की थी। गैसों का आदान प्रदान में उन्होंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। तो इन्होंने बताया प्रिस्टले के कार्य को आगे बढ़ाया इंजन हॉज ने। इन्होंने बताया कि जो वातावरण की वायु है उसको शुद्ध करते हैं, वातावरण की वायु का शोधन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। इनने क्या बताया कि इंजन हॉज ने क्या बताया कि वातावरण की जो वायु है उसका शोधन करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने का मतलब इनका यहाँ ये था कि जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है उसको कम करते हैं। कैसे? कि प्रकाश संश्लेषण होगा तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी पौधों को, तो पौधे क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले रहे हैं, तो वातावरण की वायु को शुद्ध कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़ जाए। इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतने चिमनी जल रही हैं, इतने कारखाने चल रहे हैं, उन सब से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। हमारे घर में भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। खाना बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। चीज़ें जल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ये सारी चीज कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को वातावरण के अंदर एक निश्चित मात्रा में बनाए रखने के लिए पौधे ही कार्य करते हैं। तो वातावरण की वायु का शुद्ध करने का कार्य भी कौन कर रहा है? पौधे कर रहे हैं। कैसे? कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी वातावरण में तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा। जीन सेनेबियर ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि वनस्पतियों के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन व प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने क्या बताया? जो वनस्पति है उन पर किसका प्रभाव है? प्रकाश का तो है ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है। और बताया कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट। दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया? प्रकाश के अंदर दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, विजुअल लाइट होती है प्रकाश के अंदर। विवग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैजापी, हा नीला। ठीक है, याद रहेगा। विबग्योर
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉयलेट मतलब नीला, इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी नीला, फिर ब्लू नीला रंग, ग्रीन येलो, ग्रीन मतलब हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और आर से लाल। तो ये विबग्योर, इन्होंने विबग्योर के बारे में दृश्य स्पेक्ट्रम में बताया। दृश्य स्पेक्ट्रम में विबग्योर के बारे में किसने बताया? दृश्य स्पेक्ट्रम वाले लाल रंग, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। तो ये किसने बताया बेटा? जीन सेनेबियर ने क्या बोला कि पौधे जो है गैस के ऊपर निर्भर करते हैं। जो गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, प्रकाश के ऊपर भी निर्भर कर रहे हैं। अब ये तीन चीजें पादपों को प्रभावित कर रही हैं। और साथ में प्रकाश का कौन सा भाग? लाल भाग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या बताया कि इन्होंने विबग्योर दिया, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम बताया। दृश्य प्रकाश के अंदर ये 7 मूलभूत रंग के प्रकाश होते हैं। दृश्य प्रकाश के अंदर ये 7 मूलभूत रंग के प्रकाश होते हैं। स्पेक्ट्रम से इन्होंने ज्ञात किया। स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक इस तरीके से त्रिभुजाकार कांच की संरचना है। एक ये त्रिभुजाकार कांच की संरचना है। अगर इस पे मैं यहां से प्रकाश डालूं, सन का या फिर बल्ब का या फिर टॉर्च से यहां पे इस पे प्रकाश डाल रहे हैं, तो ये प्रकाश 7 भागों में विभक्त हो जाएगा। और इन्हीं 7 भागों के प्रकाश को विबग्योर नाम दिया है। क्या नाम दिया बेटा? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सूर्य का प्रकाश, बल्ब का, टॉर्च का, किसी भी प्रकाश को हम इससे प्रिज्म से निकालेंगे बाहर, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया, ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म से बाहर निकालेंगे, कांच की एक संरचना है, ये कांच की एक त्रिभुजाकार संरचना है। ठीक है बेटा? तो इसमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा और इस स्पेक्ट्रम में जो लाल रंग का प्रकाश होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होगा। ठीक? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित खोजकर्ता और इतिहास अभी भी चल रहे हैं बेटा। ब्लैकमैन ने सीमांत कारक का सिद्धांत दिया। ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पे, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के ऊपर पौधे, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के ऊपर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक या कम होती है। तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से जैसे लाल रंग का प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक हो रही है और वैसे ही किसी दूसरे और प्रकाश पे उतनी अधिक नहीं हो रही है। तो इन्होंने सीमांत कारक का सिद्धांत दिया कि इस प्रकाश निश्चित रंग के प्रकाश पे प्रकाश संश्लेषण अधिक हो रहा है और एक दूसरे ही भिन्न प्रकाश का कोई रंग है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो रही है। पौधे के सारे जितने भी भाग हैं जो हरे भाग है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग कर रहे हैं, तो क्या सारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाता है? जो विबग्योर था वो नहीं होता है। उसमें से कुछ प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है और कुछ नहीं होता है। और हर इतने सारे प्रकाश, इतने सारे प्रकार के, जो इतने सारे रंग के, इतने सारे तरंग दैर्ध्य के जो प्रकाश हैं उन सबको अवशोषित करने के लिए पौधे के पास अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाएंगे। वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। वारबर्ग, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अध्ययन में क्लोरेला नामक, क्लोरेला क्या है? एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। क्लोरेला क्या है? हरा शैवाल है। क्या है? हरा शैवाल है। क्लोरेला का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में क्लोरेला का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया, एक टब लिया और इस टब में पानी है, इसमें क्लोरेला, इसमें एल्गी, जो हरा एल्गी है, हरा जो शैवाल है, इसमें उगाया और इन्होंने देखा कि कहीं बुलबुले निकल रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो बुलबुले निकल रहे हैं वो ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। और इन्होंने एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पे एक इस तरीके से इन्होंने प्रिज्म लगा दिया था जिसमें से अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जा रहा था। तो जहां पे लाल प्रकाश पड़ रहा था, VIB
GYOR। जहां पे लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा था वहां पे बुलबुले निकल रहे थे, जहां पे नीले रंग का प्रकाश था वहां पे भी बुलबुले निकल रहे थे। इससे सिद्ध हुआ कि जहां पे नीले रंग का और लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा है वहां पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, बाकी अन्य प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण उतना नहीं हो रहा है कि जो जिससे कि गैस निकल सके, जैसे कि VIBGYOR। तो नीले और लाल रंग के प्रकाश में, नीले और लाल रंग के प्रकाश पे प्रकाश संश्लेषण की दर हमें प्राप्त हुई, क्योंकि वहां से क्या है, गैस के बुलबुले निकल रहे थे। वो गैस क्या थी? ऑक्सीजन थी। हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण में गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी? ऑक्सीजन। तो गैस निकलेगी तो बुलबुले निकलेंगे, ठीक है बेटा। तो वारबर्ग ने बताया, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अध्ययन में क्लोरेल नाम का सहवाल प्रयोग किया था इन्होंने अपने अध्ययन में। रॉबर्ट हिल ने हिल नामक एक प्रयोग किया था और इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण जैसा अभी मैंने बताया था ना पीछे, प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया के बारे में, ये डी सॉसर ने जो प्रकाश और अंधकार अभिक्रिया, इसी चीज के बारे में इन्होंने, रॉबर्ट हिल ने क्या बोला, प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये किसने बताया? रॉबर्ट हिल ने बताया कि प्रकाश अभिक्रिया कहां होगी? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश अभिक्रिया कहां होगी बेटा? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़े। रूबेल और कामेन नाम के साइंटिस्ट थे। रूबेल और कामेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो प्रकाश अभिक्रिया के अंदर, जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो जल से प्राप्त ऑक्सीजन होती है। किससे? जल से प्राप्त ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इन्होंने O18, वैसे ऑक्सीजन का अगर परमाणु भार देखा जाए 16 होता है, लेकिन उन्होंने भारी ऑक्सीजन ली जिसका कि परमाणु भार 18 था। तो परमाणु भार 18 वाली ऑक्सीजन का प्रयोग करके सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन जल की ऑक्सीजन होती है, जल की ऑक्सीजन होती है। ये डायग्राम आ गया है हमारे पास। ये डायग्राम अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल लिया और जल की जो ऑक्सीजन है इन्होंने O18 वाली ऑक्सीजन ली। जो ऑक्सीजन ली वो O18 वाली ली। ऑक्सीजन जो थी 18 वाली थी, 16 वाला नहीं ली, क्योंकि नॉर्मल जो ऑक्सीजन होती है उसका परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो इन्होंने O18 वाली ली और यहाँ पे ये O16 वाली है। अब इन्होंने प्रकाश संश्लेषण कराया, क्लोरोफिल मौजूद है। मान लिया कि इन्होंने क्लोरेला, एक टब के अंदर हरा सहवाल लिया, क्लोरेला लिया और उसको इस प्रकार के पानी में उगाया जिसके अंदर ऑक्सीजन कैसी है? O18 वाली है। मतलब कि H2O के पास जो ऑक्सीजन है वो O18 वाली है और CO2 के पास जो ऑक्सीजन है वो O16 वाली है। अब ये दोनों अलग अलग प्रकार की ऑक्सीजन है। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण हुआ और भोजन बना और उसके बाद H2O बना, और जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, जो ऑक्सीजन के बुलबुले निकल रहे हैं बाहर, इन्होंने उस गैस को लिया और उस गैस के अंदर ऑक्सीजन को मौजूदगी को देखा तो पाया कि वो ऑक्सीजन O18 वाली है। फिर जल के अंदर ऑक्सीजन देखा, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन देखा, तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन थी ये O16 वाली थी। तो इस प्रयोग से पता चला कि इस प्रयोग से क्या पता चला, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो बाहर ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, पौधे जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं वो कहां से प्राप्त होती है? वो ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। कहां से? जल से। जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है प्रकाश संश्लेषण में पौधों से, ये ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है, ठीक। यह प्रयोग रूबेल और कामेन ने किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो ऑक्सीजन ली थी रूबेल कामेन ने जल में, वो कौन सी ऑक्सीजन थी? वो भारी ऑक्सीजन थी, हैवी ऑक्सीजन थी। उसका परमाणु भार कितना था? उसका परमाणु भार O18 था, ठीक है। परमाणु भार 18 था, ठीक। और सामान्य ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, ठीक है। आगे बढ़े। प्रकाश संश्लेषी उपकरण के बारे में अगर देखें तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में। तो उसको उपकरण बोल दिया। प्रकाश संश्लेषी उपकरण कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। आइए हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की
क्रिया क्लोरोप्लास्ट नाम के हरे रंग में होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? हरे रंग का है। हरा रंग क्यों है उसके अंदर? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा वर्णक है जो हरे रंग का है, तो उसका रंग भी, पत्तियों का रंग भी हरा हो गया है। क्लोरोप्लास्ट का वजह से हरा रंग हो गया है पत्तियों का। ये हरे रंग के लवक में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है और क्लोरोप्लास्ट अपने रंग के वजह से हरा है। प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे कि जीवाणु, जैसा ये मैंने आपको पहले बता चुका था कि कुछ जीवाणु जैसे कि नील हरित सहवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गा या BGA शॉर्ट में बोल देते हैं, BGA शॉर्ट में, ब्लू ग्रीन एल्गा, नील हरित सहवाल। ठीक, नील हरित सहवालों में प्रकाश संश्लेषण उपकरण कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। यहां पे क्या बताया गया, जैसे कि हमने देखा था जो जीवाणु कोशिका थी, जो प्रोकैरियोटिक जीव थे, उनके पास उनके जो कोशिका थी, उनकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक था नहीं, केवल इनके पास राइबोसोम थे, कोशिकांग के नाम पे राइबोसोम थे। बाकी इनके जो जीव द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर जो इनका आनुवंशिक पदार्थ वो फैला हुआ पाया जा रहा था। इनके पास ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर ये कोशिकांग है, राइबोसोम नामक के कोशिकांग पाए जाएंगे, और इनका जो कोशिका द्रव के अंदर आनुवंशिक पदार्थ फैला हुआ पाया गया था। इनके पास कोई कोशिकांग नहीं था। इनके पास कोई कोशिकांग नहीं है, तो इसका मतलब इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। क्या? क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। कोशिकांग के नाम पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। अब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो इनके अंदर जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप में ग्रेना और स्ट्रोमा के क्षेत्र अलग अलग पाए जाएंगे। ग्रेना और स्ट्रोमा मैं बताऊंगा क्या होते हैं, आप अभी ये देख लीजिए कि इस तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली इकाई है उनको ग्रेना बोल रहे हैं। पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हम देखेंगे जो कोशिकांग है, क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है, तो इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा नाम के जो दो भाग हैं ये भी इसमें फैले हुए पाए जाएंगे, क्योंकि इसके पास कोशिकांग के नाम पे केवल राइबोसोम है, वो भी कौन सा? 70S राइबोसोम। बाकी इसका आनुवंशिक पदार्थ और बाकी सारी चीजें इसके कोशिका द्रव में फैली हुई हैं, सब बिखरी हुई पाई गई हैं। तो ये ग्रेना और स्ट्रोमा भी बिखरे हुए पाए जाएंगे। ये आगे मैं बताऊंगा ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है। उच्च वर्गीय पौधों जैसे आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में प्रकाश संश्लेषण उपकरण पूर्ण रूप से विकसित है। क्योंकि जो हमने देखा था जो यूकैरियोटिक जीव थे उनकी जो कोशिका थी वो पूर्ण रूप से विकसित थी। कोशिका पूर्ण रूप से विकसित थी। ये कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्र था, उसमें भी झिल्ली थी, केंद्रक के ऊपर भी झिल्ली थी। जो कोशिकांग थे ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी कोशिकांग थे उन सब के ऊपर कोशिका झिल्ली थी। तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी था, उसके पास भी कोशिका झिल्ली थी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ही एक ऐसे भाग हैं जिनके पास खुद का स्वतंत्र डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे कोशिकांग हैं यूकैरियोटिक जीवों के पास जिनके पास खुद के आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, जो कि वृत्ताकार रूप में इनके अंदर है। इनको कहा जाता है, कई बार इनको यह कह देते हैं साइंटिस्ट कि यूकैरियोटिक जीव की कोशिका में दो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मौजूद हैं। दो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मौजूद हैं। यूकैरियोटिक जीवों की कोशिका में दो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मौजूद हैं। उनको किस आधार पर कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा कोशिकांग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास खुद का डीएनए है, ऐसा ये कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट जिसके पास खुद का डीएनए है। इसलिए इनको बोल दिया जाता है कोशिका के अंदर मौजूद कोशिका। कई बार कोशिका के अंदर मौजूद कोशिका की भांति या जीवाणु की भांति इनको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा बेटा कि उच्च वर्गीय पौधों के अंदर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होगा पूर्ण रूप से विकसित होगा, दो झिल्ली होंगी, उसके अंदर थैलेकॉइड होंगे, ग्रेना होंगे, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा धन्यवाद, ये हमारा आज का पहला लेक्चर था, ये समाप्त करते हैं। और अगर इससे संबंधित आपको कुछ भी संदेह है, कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम आपको जरूर आपके संदेह, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।